में जानते हैं। हम और हमारे देश में ये नारे लगते रहे हैं, जय जवान जय किसान। उत्तर प्रदेश की 65% से ज्यादा आबादी आज कहीं न कहीं कृषि पर आधारित है और हम कह सकते हैं कि देश में आज रोजगार देने का अगर कोई सबसे बड़ा साधन है तो मानवर एग्रीकल्चर है, कृषि है। मानवर उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि 25.304 हेक्टेयर है, जो देश की कुल कृषि भूमि का 12% है। उत्तर प्रदेश देश की कृषि उपज में सबसे बड़ा योगदान देता है। मानवर हमारे यहाँ 3 तरह के मुख्य किसान हैं, सीमांत कृषक, लघु किसान और बृहद किसान। उत्तर प्रदेश की अगर हम अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान देखें तो राज्य की कुल आय में कृषि तथा पशुपालन द्वारा 41.5% का योगदान प्राप्त होता है। और ये कहने में हमें कोई हिचक नहीं है कि आज कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मान्यवर कृषि विभाग ने जो बजट रखा है, आज एक बड़ा सवाल है। हम इस बजट पर चर्चा करें कि एक बजट इसके ठीक 1 वर्ष पूर्व इसी सदन में लाया गया था, उसकी क्या स्थिति है मान्यवर, यह जरूर आपके माध्यम से हम रखना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी वरिष्ठ हैं, बड़े विस्तार से उन्होंने अपने कार्यों के बारे में चर्चा की। हम इन्हें धन्यवाद देंगे कि जितनी चर्चा इन्होंने की उसमें 80% उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव के कार्यों की चर्चा किया। मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा। मान्यवर, अगर हम चर्चा करें जो बजट इसके पूर्व स्वीकृत हुआ था, बड़ा चौंकाने वाला है। कृषि एवं अन्य संबद्ध विभाग आपने व्यय किया 36.9%, कृषि तथा अन्य संबंध विभाग कृषि 29.41%, कृषि विभाग जो ग्राम विकास के लिए काम करता है 42%, दुग्ध में अगर हम देखें कृषि का संबद्ध विभाग है 49.87%। और मानवर जिस सहकारिता आंदोलन की बात इस देश में लोहिया ने किया, जयप्रकाश नारायण ने किया और महात्मा गांधी बापू ने कहा था कि सहकारिता के बिना इस देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, उसमें इस सरकार ने जो बजट खर्च किया है वो 20.555। ये कितना दुखद भी है। इतने बड़े बजट की आप बात करते हैं और आपने व्यय किया केवल 25%। और अगर हम और चर्चा करें, ऐसे तमाम अन्य विभाग हैं जिनमें आपने बजट भारी भरकम दिखाया कि साहब हम इतने लाख करोड़ का बजट लाए हैं, आप व्यय कर पा रहे हैं उसमें 25%, 27%, 28%, 29%। और तब आज हम कहेंगे मान्यवर, माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे, आज किसान बड़े संकट में है। आज 3 बड़े संकट हैं। एक संकट है फसल को बोना, दूसरा संकट आ गया कि जब फसल तैयार हो गई तो उसे बचाना, और तीसरी एक बड़ी चुनौती है उसके सामने कि वो मार्केट में कैसे उसको बेचेगा। मानवर जब वो बोने का समय आता है, और मैंने कहा कि किसान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और किसान पर असत्य नहीं होना चाहिए। जब बोने का नंबर आता है मानवर, अभी क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश में, डीएपी और यूरिया के लिए लाठियां खा रहे थे किसान और नकली खाद ढलने से बिक रही थी, और महंगी और नकली खाद खरीदने के लिए किसान इसी उत्तर प्रदेश में मानवर मजबूर रहा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के समाचार पत्र इससे रंगे हुए थे। नकली खाद डालकर, और जब उसने फसल को थोड़ा तैयार किया तो मानवर हम लोगों ने भी, और हमसे बहुत सीनियर यहां पे सदस्य बैठे हुए, शायद कभी ने यह सपना नहीं देखा होगा कि देश के अन्नदाता के समय एक ऐसा संकट आएगा कि जब उसे अपनी फसल को बचाने के लिए केवल चौकीदारी नहीं करनी होगी, बल्कि सांडों से युद्ध लड़ना होगा।
जब हम नारा देते हैं जय जवान जय किसान, तो जिस तरह मानवर आज जवान टकटकी लगा करके विरोधी देश की सीमा के ऊपर उसकी निगाहें रहती हैं, दुश्मन अंदर ना आ जाए, आज किसान का पूरा परिवार, पत्नी, बच्चे, बहू, बेटे, आज उस ठिठुरती हुई रात में जिसमें हम और आप कंबल से नहीं निकलना चाहते, आज ये बेसहारा किसान वो खेतों में खड़ा होकर के सालों से अपनी खेती को बचाने के लिए संघर्ष करने का काम करता है। उसके बाद भी मानव खेती बचती नहीं, उसके बाद भी अगर कोई सर्वे नहीं करा है सरकार ने, कितनी बड़ी मात्रा में किसान की खेती उसके बाद भी बर्बाद हो जाती है। और जब कुछ थोड़ी बहुत खेती उसकी बची मानव, तो जब वो बाजार में लेकर के जाता है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने समाजवादी पार्टी की सरकार से इतने ज्यादा गुना हमने सरकारी केंद्रों पे हमने गेहूं और धान खरीदा। माननीय मंत्री जी अगर एक दिन चले जाएं बिना बताए और किसी क्रय केंद्र पे चले जाएं, तो मानवर स्थिति यह है कि पिछले 6 सालों से चाहे धान का क्रय केंद्र हो चाहे गेहूं का क्रय केंद्र हो, वहां किसान नहीं रहे, दलाल और बिचौलियों का कब्जा रहा और कोई सामान्य किसान अपनी खेती का उपज बेच नहीं पाए। ये परिस्थिति आ रही है। इतने संघर्ष के बाद आज किसान जब संघर्ष कर रहा है, तो मैं जरूर कहना चाहता हूं, मानिए आंकड़े सुनने में अच्छे लगते हैं, टीवी चैनलों में भी देखने में अच्छे लगते हैं, जब उनके विज्ञापन निकलते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, और जब किसानों के लिए अच्छे अच्छे भाषण दिए जाते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन देखने और सुनने के बाद उस वास्तविकता में जब हम जाएंगे तो आज सर क्या स्थिति है। इसी स्वतंत्र भारत में 1978 में डीजल बिकता था 2 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर और गेहूं बिकता था 2 रुपए 40 पैसे प्रति किलो। आज जब हम 2023 में इस सदन में इस बजट पर चर्चा कर रहे हैं तो मानो 97 रुपए का डीजल है, लेकिन देश के अन्नदाता का गेहूं आज भी मार्केट में 23 रुपए और 24 रुपए मारा फिर रहा, कोई लेने को नहीं तैयार है। मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूं। आज सरकार बात करती है किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। मान्यवर, मैं एक फसल की बात कर लेता हूं और एक फसल पे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं, मंत्री जी इसे नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आलू की अगर हम बात करें, माननीय मंत्री जी, डीएपी के क्या रेट है, यूरिया कितने में बिक रहा है, डीजल 100 रुपए में बिक रहा है, जुताई की क्या रेट है और खुदाई की क्या रेट है। अगर हम किसान के परिवार की चौकीदारी फ्री में कर दें सालों से, उसको नहीं जोड़ रहे हैं, तो मान्यवर 4 रुपए में आज उत्तर प्रदेश का किसान, आलू का कृषक वो मजबूर है मंडियों में अपने आलू को 3 रुपए और 4 रुपए में बेचने के लिए। कोल्ड स्टोरेज रख नहीं रहे। और उसकी बिजली हम देख लें, आज बिजली की क्या रेट हो गए। और मान्यवर 3 रुपए और 4 रुपए में किसान आलू बेचेगा, लागत आ रही है 4 रुपए 70 पैसे प्रति किलो। और कई बार इसी सदन में कहने के बाद भी आज भी आलू का कोई मूल्य दर, कोई समर्थन मूल्य राज्य सरकार ने तय किया। अब किस किसान की बात करते हैं। बजट 1000 करोड़ है, 1000 करोड़ का बजट, अब आलू खरीद, और एक भी इस पर कोई भी सरकार ने नहीं बोला। आज किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा। और तो हम कहना चाहते हैं मानव, इसी सदन में हम आंकड़ों की बात करेंगे, दस्तावेज की बात करेंगे, और मेरे नेचर में हम बाहर जाके कभी नहीं बात करते। आपने कहा कि हम किसानों की आमदनी को दोगुनी कर देंगे, और फिर कहा कर दिया। ये कौन सी आपकी इकोनॉमी है, कौन सी इकोनॉमी पॉलिसी है, ये कहां से अर्थशास्त्र आप सीख करके आए। डिलॉइट, ये कौन सा अर्थशास्त्र है सर। 2017 तक उत्तर प्रदेश में किसान के पुत्र की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार, और आपने अपने दिए हुए जवाब, ये तारांकित प्रश्न संख्या 34 में मान्यवर आपने लिखा है आपके सिग्नेचर से, 10.2 एग्रीकल्चर ग्रोथ यूपी की थी,
और आपने अपने ही जवाब में दिया आज 22-23 में तो 7.9% बची है, जिससे राज्य में 2.5% एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ जाएगी। ये कौन सी मैथमेटिक है कि उत्तर प्रदेश के किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी? हम आपसे पूछना चाहते हैं। हमें भी सौभाग्य मिला एग्रीकल्चर के कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करने का। हम आज ये जानना चाहते हैं और आपसे कहना चाहते हैं, इस पूरे सदन से कहना चाहते हैं, मानव राज्य में किसान और मजदूर की एक जैसी स्थिति है, थोड़ा सा अंतर है। जब मजदूर कल कारखानों पे काम करता है तो उसके शरीर से निकला हुआ पसीना जब गर्म लोहे पर पड़ता है तो छन्न की आवाज होती है और उस छन्न की आवाज से आंदोलन प्रबलित होता है और अपनी लड़ाई लड़ लेता है। लेकिन मानवर जब किसान का पसीना जूते हुए खेत में पड़ता है तो उसी में विलुप्त हो जाता है और गाय की तरह अगर दरवाजे में बिना खाना और पीना के भी आप बांधे हुए हैं तो ऊफ भी नहीं कर रहा। आज गाय जैसी गौ माता जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश की किसान की है। आज लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा, अपनी आवाज भी वो नहीं कर सकता। सरकार आंकड़े दे देती है, सरकार बड़ी बड़ी बात से केवल संतुष्ट करना चाहती है उत्तर प्रदेश के अन्नदाता की। अगर हम बात करें तो आपने बड़ी बड़ी चीजें कही, कुछ जिक्र आपने रिपोर्टों का भी किया। ये बड़े पेपर क्या लिख रहे हैं? रबी गेहूं और गन्ने की खेती महंगी हुई, किसान घाटे पे। विभाग के आका ही डलवा रहे हैं किसानों की जेब में दाता। डीएपी और यूरिया खाद का संकट, किसान परेशान। क्षुब्ध किसान ने धनतौल में खाया जहर, हालत गंभीर। बेजुबान पशु कर रहे ताकतवर इंसान का उत्पीड़न। नहरों में पानी का इंतजार करते करते जहर खा लिया किसान ने। जानवरों से फसल बचाने के लिए रात में किसान लगा रहे हैं आवाज। फसल को ताकते हुए किसान की पत्नी को काटा सांप, दोनों की मृत्यु। खाद की किल्लत से परेशान किसान, खाई सल्फास की गोलियां। आवारा पशुओं का आहार बनती जा रही रबी की फसल। मचान पर बैठा किसान जवान की तरह कर रहा है खेत की सुरक्षा। हिंदुस्तान कीटों ने दिया दर्द, क्या करे किसान। किसान फसल नष्ट होने की नहीं सह सका पीड़ा और लगा लिया फांसी का फंदा। टाइम्स ऑफ इंडिया। अब अगर हम मानवर बात करें तो किसान क्या कह रहा है? माननीय मंत्री जी, मत मारो मुझे, मैं पहले से एक दुखी इंसान हूं। मेरी मौत की वजह यही है कि मैं पेशे से एक किसान हूं। वही किसान कहता है, मानवर, मुफ्त की कोई चीज बाजार में नहीं मिलती। किसान की मरने की सुर्खियां अखबार में नहीं मिलती। ये स्थितियां हैं आज किसान की। और जब आपने कहा, और बहुत इसका प्रचार हुआ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो माननीय क्या पोजीशन हुई? आपने कहा किसानों के खाते में हमने इतना पैसा दे दिया, न जाने कितने करोड़ रुपए आपने बताए दे दिया। लोकसभा का चुनाव चल रहा था, चुनाव खत्म हो गया। एक दिन मैं जा रहा था तो रास्ते में दो किसान दौड़ते हुए आए, हमको पकड़ा, कहा जान बचाइए। हमने कहा क्यों, क्या हो गया? कहा दरोगा जी दौड़ाए हुए हैं, 4 सिपाही घर में नहीं रहने दे रहे। हमने कहा क्या हुआ? कहा साहब वो लोकसभा चुनाव के पहले वो पैसा खाते में दिया था, अब वसूली कर रहे हैं। बताओ साहब हम कहां से? इसी सदन में हमारे एक तारांकित प्रश्न पर यह सरकार ने जवाब दिया। क्या जवाब आपने दिया? प्रश्न संख्या 39 आपने माना उत्तर प्रदेश में 32,834 किसान अपात्र पाए गए और किसानों से थोड़ी बहुत रकम नहीं, 28.65 करोड़ रुपए देकर के आपने ठीक चुनाव बाद वसूली कर लेने का काम किया। सपना आपने दिखाया सर। मैं पढ़ रहा था, गीता की अध्याय 11 में लिखा हुआ है, झूठा सपना दिखाना और सपना दिखाकर तोड़ देना महापाप है। एक ऐसा सपना आपने दिखाया और उसको आपने यहीं पर तोड़ देने का काम किया।
आखिर आपात कृषकों की चयन किसने किया? किसान ने तो फार्म भर के आपको दिया नहीं था, हमें दे दीजिए। आपने क्या कार्रवाई किया उन अधिकारियों और कर्मचारियों की जिन्होंने अगर आपात्र किसान को दे देने का काम किया? और साहब आपका तो दिल इतना बड़ा है, कितनी योजनाएं आप लाए, दिया तो आपने किसानों को ही था, तो इतना बड़ा दिल करते कि जो आपने दे दिया था उन 32,000 किसानों के से दोबारा वापसी करने का काम न करते। उनकी भी एक सूची भाजपा के उसमें आपके बहुत काफी नजदीकी लोग हैं, एक सूची दे रहे हैं। आप साफ कर दूं मैं आपको, बिल्कुल सर। और जो हर नहीं थे आ रहे हैं सर, उस पे आ रहे वो हैं। जनप्रतिनिधि थे। आपसे ही सीखते हैं, बैठ जाइए आप, उसके बाद यार। में आइएगा सर। एक सूची भी पढ़ देंगे सर। हाँ बोलिए। काफी प्रिय लोग हैं उसमें आपके। जहां तक सर आपने, मैं बात करूंगा आपका जो बजट है उस पर मैं सीधे बात करूंगा। ये जरूर आपसे कहना चाहता हूं, जिस बजट की आपने बात की मान्यवर, 25%, 28%, 32%, 34% आपने खर्च किया। आज जो बजट की बात कर रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश के किसानों की संख्या और गुणे उनकी समस्या और क्षेत्र फल जो देश के लगभग 12% में आता है कृषक का, हमारा जो कृषि योग्य भूमि है मानवर, ये जो बजट है ना आपका, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। अगर हम आपसे कहें कि किसान की पीड़ा है, किसान के दिल से निकलती है। चीर के जमीन को मैं खेतों में उम्मीद बोता हूं, मैं किसान हूं मान्यवर, आपकी सरकार में चैन से कहां सोता हूं। आज ये स्थिति है किसानों की। आपने यूपी स्टेट एग्रो की बात की मान्यवर, क्या आपने दे दिया यूपी स्टेट एग्रो को? इतनी बड़ी संस्था है मान्यवर, एक बहुत बड़ा टेक्निकल स्टाफ है यूपी एग्रो में। आज कितना बना रहा है, क्या सामान बना रहा है? संदूक, कुछ छोटे बक्से, छोटे छोटे टब, थोड़े से विधायक निधि के हैंडपंप। अगर आज माननीय मंत्री जी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के सब डिपार्टमेंट्स को बढ़ाने की मंशा होती तो मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत कार्यदायी संस्था यूपी एग्रो बन सकती थी। लेकिन कुछ नहीं है इस बजट में यूपी एग्रो के लिए। इतना बड़ा विभाग यूपी एग्रो, इतनी बड़ी संख्या टेक्निकल स्टाफ मौजूद, लेकिन यूपी एग्रो का आपने कोई इस्तेमाल नहीं किया। आपने एक बहुत बढ़िया बात कही, मैंने भी इस पे बहुत काम किया था। आपने कहा मिट्टी पहचानो। मानव कौन योजना लाया था? इस योजना को अगर ऐतिहासिक बनाने का काम किसी ने किया उत्तर प्रदेश में, हमारे नेता तत्कालीन आदरणीय अखिलेश यादव ने, जिन्हें रिकॉर्ड काम इस पर काम कराने का काम किया था। आपने कहा कुछ डाटा आपने नहीं पढ़ा, कुछ डाटा मैं ले आया, आपके विभाग से ही लाया हूं। आपने कहा 6,18,000, आपका लक्ष्य था 5,12,000 मिट्टी के नमूने आपने एकत्र किए। मानव इसमें एक बहुत बड़ी रकम व्यय हुई, उस रकम को भी हम बता देंगे। लेकिन आज मिट्टी पहचानने का कार्य क्यों होता है कि हम मिट्टी पहचाने, हमारे वैज्ञानिक मिट्टी को पहचाने, हमारे एग्रीकल्चर से कर्मचारी किसान को प्रोत्साहित कर उसे बताएं कि उसकी मिट्टी चाहती क्या है। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं, आपने ये आंकड़े जो दे दिया 5,12,000, लेकिन मानव बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं केवल 2.9% किसानों ने आपके उस सुझाव को माना और बाकी सबने नाकार दिया। अगर किसान ने उससे नहीं माना तो इसका मतलब मिट्टी के नमूने भी कर लिए गए। और याद रखिए, मैं कहना चाहता हूं, अगर जो हमारे कर्मचारी और अधिकारी हैं, अगर हम बात करते हैं जय जवान जय किसान, हम बात करते हैं बिना एग्रीकल्चर को बढ़ाए हुए देश को कभी हम आगे रास्ते पे नहीं ले जा सकते। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात चौधरी चरण सिंह जी ने कहा और देश की पार्लियामेंट में हमारे नेता आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने देश को कहा और 22 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने कहा कि अगर देश ये सपना देख रहा है कि हम अर्थव्यवस्था में मजबूत होंगे, हम विश्व के अग्रणी देशों में शामिल होंगे, तो बिना किसान को उसके उत्पादन का मूल्य दिए हुए और जब तक किसान के आंखों में और उसके चेहरे पर खुशी नहीं आएगी, हम देश को कभी समृद्धशाली नहीं बना सकते। और आज हमें खुशी और मैं गर्व से कहना चाहता हूं, अगर ये काम किसी ने उत्तर प्रदेश में किया तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 12 से 17 तक करके दिखाया। किसान दुर्घटना बीमा योजना, किसान दुर्घटना बीमा योजना पर जो काम हमारे नेता ने किया, आपने कहा कि हमने उपकरण
समाजवादी पार्टी की सरकार से ज्यादा देने का काम किया। अरे साहब, हमारे पास अपने भी आंकड़े हैं और आपके भी आंकड़े हैं। आज उपकरणों की क्या स्थिति है। और याद रखिए, मैं जरूर कहना चाहता हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से हमें घरेलू कृषि से बाहर आना होगा। जब तक हम व्यवसायिक कृषि पर नहीं जाएंगे तो हम यही आंकड़े दिखाते रहेंगे कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 10.5% की एग्रीकल्चर ग्रोथ आपको दी, आपने 7.7 करने का काम किया। जब तक व्यवसायिक कृषि पर नहीं जाएंगे। और क्या किया आपने? मत्स्य पालन, बागवानी, आलू की ये स्थिति है। गन्ना की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? 1 पैसे का रेट नहीं बढ़ा। अगर हम कहें तो सरकार ने जो सब डिवीजन है जिससे हम एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट बढ़ा सकते थे, उस पर क्या काम किया आपने? आपने बुंदेलखंड की मान्यवर चर्चा किया। ठीक बात है, संभावनाएं हैं बुंदेलखंड में, बहुत संभावनाएं। और मैं तो कहता हूं एग्रीकल्चर में बहुत संभावनाएं काम करने की। शायद बुंदेलखंड पर आपने कहा, हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी इस सरकार में आदरणीय हमारे नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बुंदेलखंड को दलहन का हब बनाए जाने की घोषणा किया था। और उस पर केवल घोषणा नहीं किया था, उस पर काम करने का काम किया था। जितने तालाबों का काम सिंचाई विभाग ने किया, वहां पर पानी बर्बाद ना हो उस पर काम किया गया। नहरें ज्यादा कैसे खुदाई हो, कैसे किसान को उसके उत्पादन का मूल्य मिले, कैसे वहां पे उद्योग और पनपे, सोलर एनर्जी पे कितना बड़ा काम हमारे नेता ने किया। 36 नई सड़कों का सृजन किया। किसान को 3.25 लाख की लोहिया कॉलोनी देने का काम किया। समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम किया। और बुंदेलखंड पर एक अलग योजना बनाकर, और जब एक बड़ा संकट बुंदेलखंड पे था, ये वो वाला चना दाल अरहर नहीं, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम करते हुए एक पैकेट बना करके जिसमें ना केवल खाना अरहर की दाल बल्कि देसी घी भी देने का काम किया। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बुंदेलखंड, हम ठीक है, सहमत हैं। बुंदेलखंड कई तरीके से आज संघर्षों में है, वहां का किसान संकट में, अन्ना पशु वहां एक लंबे समय से चुनौती में थी। लेकिन आज वहां की एग्रीकल्चर पर लोगों की इनकम ऑफ सोर्सेस बढ़े, इस पर क्या किया आपने 6 साल से? आपने अपने जवाब में, अपनी बजट की किताब में कुछ भी नहीं दे रखा है। और इसलिए मानवर, हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब हम और आप मिलकर के भी बात करते हैं, हम सहमत हैं आप किसान की आमदनी 2 गुनी करिए, हम साथ हैं, हम चाहते हैं। और इस देश में अगर चौधरी चरण सिंह के बाद अगर किसी ने किसानों के सम्मान की बात और सत्ता में रहने पर उस पर काम करने का काम किया तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव और आदरणीय अखिलेश यादव ने किया। सच को सच मानना चाहिए। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज ये चिंता का विषय है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ कैसे हो। आपने कहा हम 2 गुना करेंगे। मानवीय, जब आपकी जीडीपी डाउन रहेगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? कैसे आप उसकी इकोनॉमिकल उसकी ग्रोथ दिखा सकते हैं? और जब कृषि दर डाउन होना शुरू होगी तो आप कैसे कह सकते हैं कि किसान की आमदनी 2 गुनी हो जाएगी? इसलिए मानवर, हम अपने कटौती के इस प्रस्ताव पर बल देते हुए और ये कहना चाहते हैं कि सवाल पक्ष और विपक्ष का नहीं है, सवाल किसान का है, सवाल देश के अन्नदाता का है। और जब हम यह स्वीकार करते हैं कि बिना किसान को मजबूत करे हुए और बिना एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम किए हुए हम देश को समृद्धशाली और मजबूत बनाने की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो इस पर काम करना होगा। टीवी में दिखाने से, पेपरों में विज्ञापन छपने से आप हमें संतुष्ट कर दें, हम आपको संतुष्ट कर दें, किसान का भला नहीं होने वाला है। और इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे और ये सुझाव भी देंगे कि आज कहीं ना कहीं सरकार को इन तमाम चीजों से छोड़कर बाकी में खेल हो रहा, खेल हो, लेकिन किसान के साथ खेल ना हो, ये हमारी विनती भी है, निवेदन भी है और सुझाव भी है। और अच्छे मन से ये सुझाव हमने ये बात कही है, किसान को मजबूत करना होगा, किसान को समृद्धशाली बनाना होगा, झूठे आंकड़ों से बचना होगा, देश को आगे ले जाना है। तो जय जवान जय किसान के नारे के साथ
किसान को उन्नत की ओर, किसान को समृद्धशाली बनाने के लिए काम करना होगा। और मैं यही अंत में कहूंगा कि अगर ना हो किसान तो खेतों में कौन फसल उपजाएगा। फिर सोचो कैसे बिना किसान या भारत देश महान कहलाएगा। जिसकी आंखों के आगे किसान पेड़ पर झूल गया, देख आईना तू भी बंदे, कल जो वादा किया था वो भूल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य विजय लक्ष्मी गौतम जी, कृपया अपनी बात को 10-10 मिनट के अंदर समाप्त करेंगे। महोदय, मैं आपका धन्यवाद।